हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12th एनसीईआरटी का 15th चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके पिछले पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है और कितने स्पीसीज धरती पे पाए जाते हैं इसका एक एस्टिमेट भी हमने देख लिया था कि करीब 70 लाख जो है 7 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, ऐसा एक एस्टिमेट किया गया है रॉबर्ट मे के द्वारा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पूरे अर्थ में एक जैसा बायोडाइवर्सिटी तो है नहीं, कुछ एरिया में अलग है, दूसरे एरिया में अलग है, तीसरे एरिया में अलग है, इस टाइप से पूरे बटे हुए हैं। तो अब ये पैटर्न का एक निश्चित कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है या सिंपल सा है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो देखिए लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसको आप पहले एक फिगर से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये हमारी अर्थ है, इसको मैं पहले भी एक वीडियो में बताया हूँ आपको, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा। ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं। अब इसके ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल तरफ हम जाते हैं तो ये जो डिग्री है ये बढ़ता चला जाता है ना, ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो जो इक्वेटर है इसके और इसके आसपास का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर सीधी सनलाइट पड़ती है, काफ़ी गर्म होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है और ज़्यादातर एरिया में बारिश भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इधर घने जंगल पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया है। थोड़े से और में सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, थोड़ा सा कम, लेकिन उधर भी पर्याप्त बारिश होती है। और जैसे जैसे और ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ या नीचे साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, साथ में बारिश भी कम होने लगती है। तो नीचे या ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट एरिया, टुंड्रा एरिया इस तरह से आते चले जाता है। मतलब ये है कि हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, बारिश कम होते चले जाएगी। इसके कारण से बायोडाइवर्सिटी जो है रेयर होती चली जाएगी, मतलब कम होते चली जाएगी, स्पीसीज जो है कम होते चले जाएंगे। यही कारण है कि जो देश इक्वेटर या उसके आसपास बसे हुए हैं, जैसे भारत भी उसमें शामिल है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे और पोलार रीजन में चले जाएंगे जहाँ सिर्फ बर्फ है, तो वहाँ पर ना तो ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं और ना ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो इक्वेटर है इसके 23.5 नॉर्थ, मतलब इसके नॉर्थ में 23 तक और साउथ में 23 तक ये ट्रॉपिकल एरिया है। और ये एरिया बहुत गर्म एरिया है, बहुत बारिश होती है, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। चलिए पढ़ लेते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज ए रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, एक जैसा नहीं है सब जगह, जैसा मैंने अभी बताया। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। तो लेटीट्यूड में जो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ज़्यादातर में वो पैटर्न फॉलो होता है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। तो सिंपल सा है कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होते चली जाएगी। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया है, जितने ज़्यादा स्पीसीज है उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसा माना जाता है। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिकल एरिया कौन कौन सा है? लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक से 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, है ना। हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। और इनसे ज़्यादा दूर जाएंगे तो ठंडा बढ़ता चला जाएगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होते चली जाती है। कोलंबिया, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बार। कोलंबिया और कोलंबो दो अलग अलग जगह है। कोलंबो जो हम पढ़ते हैं वो श्रीलंका है, उसकी राजधानी है, उसकी कैपिटल है कोलंबो, लेकिन ये कोलंबिया लिखा है। कोलंबिया एक देश है जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास पाया जाता है, ठीक है। और ये भी ट्रॉपिकल एरिया में थोड़ा सा आता है, इसलिए यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली
1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree north only 56 species। अब इसको समझिए, देखिए जैसे हमने कहा ये इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर के पास है कोलंबिया, मान लो इधर आसपास में कहीं पर कोलंबिया है, तो इसमें जो है 1400 स्पीसीज पाए जाते हैं बर्ड्स के, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। जबकि न्यूयॉर्क देखिए इससे थोड़ा दूर हो गया, 41 डिग्री पे है, ठीक है, 41 डिग्री पे है नॉर्थ में, तो यहाँ पर सिर्फ 105 स्पीसीज पाए जाते हैं बर्ड्स के, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ग्रीनलैंड जो 71 पे है, तो ये और ठंडा इलाका हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 56 स्पीसीज बर्ड्स के पाए जाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, बर्ड्स की स्पीसीज कम होते चले जा रही है, क्योंकि ठंडक उतनी बढ़ते जा रही है। ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अत्यधिक ठंडा जगह है, अत्यधिक कोल्ड है, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है, और ठंड के दिनों में टेम्परेचर जो है -20-30 डिग्री तक चला जाता है। इंडिया, अब इंडिया की बात करें, विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल एरिया के ही आसपास में आता है, इक्वेटर के पास ही है सारी लैंड हमारी, तो ज़्यादातर एरिया गर्म एरिया है। तो यहाँ टोटल देखिए कि 1200 स्पीसीज बर्ड्स के आइडेंटिफाई किए गए हैं पूरे भारत में। ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज अप टू 10 times एज मैनी स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज द फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ये देखिए यूएसए का जो मिड वेस्ट एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है, यहाँ पर जितने स्पीसीज पाए जाएंगे उतने ही बड़े एरिया में जंगल में, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं इक्वेडोर में, क्योंकि इक्वेडोर जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, गर्म क्षेत्र में आता है, तो ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर पाए जाएंगे। मतलब आप भारत में हो या इस टाइप के जगह में है तो आपको ज़्यादा हरियाली भी देखने को मिलेगी और तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे आपको। द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। देखिए एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ये जो है धरती के लंग्स कहलाते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इनके काफ़ी बड़े एरिया में ये जंगल फैला हुआ है। उस समय पहले तो 14% एरिया में फैला हुआ था उधर, अब केवल 7% एरिया में है उन देशों में। ये धरती के लंग्स है क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ये छोड़ती है अमेजॉन के जंगल। इतना घना है कि अंदर घुसेंगे तो रात दिखेगी आपको, दिन में भी। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ये देखिए 40,000 से ज़्यादा स्पीसीज केवल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में है। आपको बता दें कि पूरे भारत से जो है 45,000 स्पीसीज प्लांट के खोजे गए हैं, लगभग उतना ही स्पीसीज तो केवल अमेजॉन के जंगल में है। 3,000 स्पीसीज ऑफ फिश, 1300 ऑफ बर्ड्स। ये देखिए बर्ड्स भी लगभग बराबर है भारत के इतना। 427 ऑफ मैमल, 427 ऑफ एम्फीबिया। देखिए मैमल और एम्फीबिया के बराबर 427। 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन 125,000, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। ये देखिए तो थोड़ा डेटा आप याद रखिएगा कि अमेजॉन में क्या क्या मिले हैं आपको। 40,000 प्लांट, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल, 427 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल और आपके 1,25,000 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स के। तो सोचिए पूरे भारत में भी अगर आप खोजेंगे ना तो इतने सारे स्पीसीज नहीं है जितना केवल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में है, क्योंकि इतना घना है ना कि पता ही नहीं चलता कितना अंदर तक है और कितने सारे स्पीसीज हैं। उसमें से जितने खोजे गए हैं इनका डेटा है और पता नहीं इससे और कितने गुना ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species। ये देखिए अभी तक हमने पूरे दुनिया में केवल 10,25,000 स्पीसीज खोजा है इंसेक्ट के, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल रेन फॉरेस्ट अमेजॉन में 20 लाख स्पीसीज होंगे टोटल में। 20 लाख स्पीसीज टोटल में होंगे इंसेक्ट केवल अमेजॉन में, और जबकि हमने पूरी दुनिया से केवल 10 लाख खोजा है, 10 लाख इंसेक्ट, है ना। वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। देखिए इनको डिस्कवर करना है और इनका नाम देना है। तो मतलब कितने स्पीसीज होंगे एग्जैक्टली उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। भले रॉबर्ट मे ने कहा कि 70 लाख स्पीसीज टोटल होने चाहिए, लेकिन पता नहीं उससे आगे पीछे कितने ज़्यादा कितने कम होंगे, कोई अंदाज नहीं है।
What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? अब क्या कारण है कि यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी है? सिंपल सी बात है, अभी देखिए, जहाँ पर तीन चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या? एक तो हाई टेम्परेचर हाई लाइट, ये एक हुआ, दूसरा हुआ पर्याप्त बारिश पानी, और तीसरा हुआ गुड सॉइल, ठीक है, फर्टाइल सॉइल। अगर ये तीन चीज़ें कहीं पर अवेलेबल हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स डेवलप कर जाएंगे, तरह तरह के प्लांट्स डेवलप करेंगे, क्योंकि गर्मी, लाइट, टेम्परेचर और ये क्या बोलते हैं पानी और ये सब चीज़ मिल रही है उसको पर्याप्त मात्रा में, तो बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर जाएंगे। अब प्लांट्स जितने टाइप के डेवलप करेंगे उतने टाइप के एनिमल भी वहाँ डेवलप करेंगे, क्योंकि प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं एनिमल्स अलग अलग किस्म के। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत ज़्यादा स्पीसीज में वो डेवलप कर जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important one are: speciation is generally a function of time, unlike temperate region subjected to frequent glaciations in the past. देखिए, ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया में एक और अंतर है। जो टेम्परेट एरिया है, जहाँ पर ठंड रहती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जब से पृथ्वी में लाइफ की ओरिजिन हुई है, इवोल्यूशन चालू हुआ है, तब से अब तक बार बार वहाँ पर बर्फबारी हुई है, बहुत ज़्यादा। इतनी बर्फबारी कि एक बार जब इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई, बहुत समय तक बर्फ वहाँ जमा रहा, तो वहाँ की स्पीसीज बार बार नष्ट होते चले गए। तो बार बार नष्ट हो जाने से स्पीसीज के दोबारा चालू होना, दोबारा आगे बढ़ना, इसमें समय लगता है। तो बार बार ग्लेशिएशन होने से टेम्परेट एरिया के स्पीसीज नष्ट होते गए, बनते गए, नष्ट होते गए, बनते गए, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में वो नहीं बन पाए। जबकि इस टाइप की जो प्राकृतिक आपदा है वो हमारे ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती है कि बर्फ गिरे, ठीक है। तो जो स्पीसीज बने वो रह गए और बनते चले गए, तो जो रहते चले गए, बनते चले गए, इसके कारण से उसकी संख्या बढ़ती चली गई। तो इसलिए आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप खर्च भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, तो आपके पास ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कमा भी रहे हो और इकट्ठा भी हो रहा है तो आप बहुत जल्दी आप अमीर बन जाओगे। वही है कि हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है वो अमीर है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो ये बड़ा कारण है कि उधर बार बार प्राकृतिक आपदा आती रही बर्फबारी के रूप में, इधर नहीं आती रही, इसलिए हम ज़्यादा स्पीसीज डेवलप कर पाए। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वो हमेशा प्लस में टेम्परेचर रखता है, 0 डिग्री से ऊपर रहता है। ठंड के दिनों में भी 4-5 डिग्री अधिकतम नीचे तक जाती है, मिनिमम नीचे तक जाती है, और गर्मी के दिनों में 50 डिग्री, 49 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। मतलब क्या कि कभी बहुत रेयर ऐसा होगा कि इधर कोई बर्फबारी हुई, ठीक है, मतलब कि प्लस में ही रहेगा टेम्परेचर। तो प्लस में रहने के कारण से इधर के प्लांट साल भर बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं, बढ़िया से ग्रो करते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन बढ़िया से होता है, और इसलिए इनमें एनुअल रिंग भी नहीं बनता है। जाइलम फ्लेम बराबर अमाउंट में साल भर बनते रहते हैं, बढ़िया से ग्रोथ करते हैं, पर्याप्त लाइट साल भर मिलती है, क्योंकि उसी में फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेट एरिया में क्या होता है, ठंड के दिनों में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, इतना लो, एक तो सनलाइट भी नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस भी कम हो रही है, टेम्परेचर बहुत लो हो गई, एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो गई, टिश्यू का ग्रोथ कम हो गया, सेल्स का डिवीजन कम हो गया, जाइलम फ्लोएम का निर्माण कम हो गया, ग्रोथ बहुत कम हो गया। और थोड़ा सा गर्मी हुई, गर्मी के दिनों में तो थोड़ा टेम्परेचर जो है प्लस में गया, तो उसमें भी वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा उनको सनलाइट नहीं मिलता, भाई पूरे साल भर ठंडी तो रहती है वहाँ। तो कारण ये भी है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट कम है ना, सेल डिवीजन कम है, ग्रोथ कम है, तो वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स भी ग्रो कम कर पाते हैं, मतलब कम से कम प्लांट तो कम ग्रो कर ही पाएंगे, और इसलिए उनकी स्पीसीज कम डेवलप हो पाती है वहाँ पर। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह है, लगभग सीजन कांस्टेंट रहता है। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ज़्यादा डाइवर्सिटी डेवलप हो जाता है हमारे ट्रॉपिकल एरिया में। थर्ड, देयर इज मोर सोलार एनर्जी। अभी मैंने बात किया ना कि जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, उतना ज़्यादा ग्रोथ, उतने ज़्यादा स्पीसीज, उतने ज़्यादा एनिमल्स, है ना। देयर इज मोर सोलार एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी।
क्योंकि अगर प्लांट बढ़िया ग्रो करेंगे ना तो आराम से एनिमल भी बढ़िया ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए बढ़िया से मिलेगा, और टेम्परेचर हाई रहता है तो उनको सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब आप सोचिए कि -10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, आप तो खैर कंबल रजाई ओढ़ करके बैठ जाएंगे, लेकिन प्लांट या दूसरे एनिमल कहाँ से कंबल लाएंगे, नहीं लाते ना, तो उनको उसके लिए सर्वाइवल में दिक्कत होने लगती है, उनकी बॉडी कई बार एडजस्ट नहीं कर पाती है और मर भी सकते हैं। इस कारण से वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, पहला हमने देखा लेटीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कि लेटीट्यूड के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit। इन्होंने कहा कि जब आप स्पीसीज डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको उन पे रिसर्च कर रहे हो, तो अगर आप छोटे एरिया में रिसर्च करोगे तो आपको कम मिलेगी, लेकिन बड़े एरिया में रिसर्च करोगे तो आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो एरिया बड़ा करते जाओगे तो आपको ज़्यादा ही मिलता जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मान लो आप अमेज़न के जंगल जाते हो, आप उसमें मान लो 100 मीटर स्क्वायर एरिया में आप रिसर्च किए, आपको कुछ स्पीसीज मिले, आपने 200 मीटर लिया ज़्यादा मिलेंगे, 1 किलोमीटर लिया और ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि 1 किलोमीटर को 2 करोगे तो डबल हो जाएंगे, 4 करोगे तो और डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लेवल तक, कुछ हद तक बड़े एरिया में रिसर्च करोगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े एरिया कर दोगे तो इसका मतलब नहीं कि उतनी ज़्यादा लेवल में वो बढ़ती चली जाएगी। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिश टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए, यहां पर देखिए कि जब आप एरिया, देखिए एरिया आप बढ़ाते चले गए, ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, ऐसा मान रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो है एक्चुअल ग्राफ है, इसमें जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाए स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, शुरू में ज़्यादा बढ़ी, फिर स्पीसीज रिचनेस कम। जैसे मान लो शुरू में आपने 1 मीटर लिया, मान लो यहाँ पर 1 मीटर लिया, फिर आपने 2 मीटर लिया, 2 मीटर लिया, फिर 4 मीटर लिया या 8 मीटर, ऐसे 100 मीटर। तो मतलब पहले तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन जब काफ़ी बड़े एरिया को आपने एक्सप्लोर कर लिया है ना, तो उतनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब उससे डबल एरिया को करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि डबल स्पीसीज मिलेंगे, मतलब फिर स्पीसीज रिचनेस फिर से बढ़नी कम हो जाएगी और एक समय आएगा कि स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगी। मान लो आपने 5 किलोमीटर एरिया को एक्सप्लोर कर लिया, अब अगले 5 किलोमीटर को जोड़ के एक्सप्लोर करोगे तो ऐसा नहीं कि उससे डबल स्पीसीज मिल जाएंगे, लगभग उतने स्पीसीज मिलेंगे। इसलिए आपको एक हाइपरबोला मिल रहा है, देख सकते हैं। ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो अगर आप एक लॉगरिथम कहोगे कि भाई जैसे जैसे बढ़ाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ते चली जाएगी अंदाज से, तो फिर ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसको अगर हम एक इक्वेशन से निकालें, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। इसमें s क्या है, स्पीसीज रिचनेस, कितनी ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी वो s है, ठीक है। दूसरा a क्या है, एरिया है, जितने एरिया को आपने कवर किया। z क्या है, स्लोप, ये जो झुकाव है ये स्लोप है, z, ये वाला z, ठीक है। और c क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में कितना झुकाव है, इंटरसेप्ट, वो हम लेंगे c, इसकी वैल्यू दी रहेगी आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट नहीं करनी थी, और ना तो आपको कैलकुलेशन के लिए कोई यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। आपको हो सकता है कि सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दे कि इनमें से ये फार्मूला कौन सा है वो छांटिए, ऐसा एक क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और ये जो हाइपरबोला है इसको आप देख सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस जो है c यानी कि y इंटरसेप्ट प्लस एरिया के पावर z लिखा है, देखिए पावर z है ना, और z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप एकदम सीधा तो है नहीं, है हाइपरबोला है ना, तो उसके आधार पे हमको इसमें वैल्यू पुट करना है। तो ये वैल्यूज आपको दिए रहते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा भी कोई कैलकुलेशन के लिए, नहीं आएगा, नीट में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आएगा तो फिर वैल्यू दिया रहेगा। ये देखिए क्या लिखा है, देखिए नीचे, इकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। इस जेड की वैल्यू जो है ये 0.1 से 0.2 तक होती है, लिख रहा है, ठीक है।
regardless of the taxonomic group of the region, whether it is plant in Britain, birds in California or mollusca in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar. तो ये जो स्लोप है z जो है इसकी वैल्यू करीब करीब 0.1 से 0.2 आएगा, चाहे किसी भी एरिया के प्लांट को लो या किसी भी एरिया के एनिमल को लो पूरे धरती में, ये लगभग इतना ही बीच में आता है। ये अमेजिंग है, ये अमेजिंग है, देख सकते हैं अमेजिंगली लिखा है, ठीक है। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स एमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, you will find that the slope of the line to be much steeper, z value in the range of 0.6 to 1.2। मतलब एक बड़े कॉन्टिनेंट को लेते, एक महाद्वीप को लेते हो पूरा, तो फिर आपकी z की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, ये हो जाती है 0.6 से 1.2। नहीं तो पहले आप देखे थे 0.1 से 0.2 के बीच में रहता है छोटे एरिया में, बड़े एरिया में 0.6 से 1.2 तक चला जाता है z की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स and mammals in the tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15। ये देखिए अलग अलग महाद्वीपों में जो बड़े बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनमें अगर आप बर्ड्स के बारे में ये कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर उसका z की वैल्यू है 1.15। चूंकि ये बड़े एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए 1.15, छोटे एरिया में 0.1 से 0.2 आता। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट? इसका मतलब है कि वहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। स्टीपर है मतलब ज़्यादा स्लोप है, देख सकते हैं। देखिए अब ये जो स्लोप है इसको आप समझिए कि ये मान लो 1.15 है, इसका मतलब ये ऐसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसा है। और कम है का मतलब ये थोड़ा नीचे से जा रहा है, इसका ये मतलब है। आप समझिए बात को। तो जितना ऊपर से जाएगा स्पीसीज रिचनेस उतने ज़्यादा रहेगी, जितने नीचे से जाएगा स्पीसीज रिचनेस कम रहेगी। सीधा सा मतलब एक थोड़े से एरिया में आप बर्ड्स खोजोगे तो कम बर्ड्स मिलेंगे ना, लेकिन बड़े से एरिया में बर्ड्स खोजोगे तो ज़्यादा संख्या में बर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा टाइप के बर्ड्स मिलेंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टीपर होते चले जाता है और बड़े एरिया में, छोटे एरिया में कम स्टीपर होते चले जाता है। इसका ये मतलब है वैल्यू बढ़ी मतलब ये थोड़ा ऊपर से खिंचाएगा, ऐसा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीसीज होने से क्या फायदे हैं? देखिए प्लांट के ज्यादा होने से एनिमल ज्यादा होते हैं, एनिमल के ज्यादा होने से प्लांट ज्यादा होते हैं। उसके पीछे क्या रिलेशन है देखिए, जैसे कि मान लो आप इंसेक्ट्स के स्पीसीज डाइवर्सिटी और प्लांट की स्पीसीज डाइवर्सिटी की तुलना करिए, साथ में होने का क्या फायदा है। मान लो प्लांट्स ज्यादा प्रकार के हैं, ज्यादा प्रकार के फ्लावर्स पैदा हो रहे हैं, तो इंसेक्ट्स को खाना पीना जो है ज़्यादा टाइप के इंसेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइप के प्लांट अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, वो तरह तरह के स्पीसीज डेवलप करते चले जाएंगे। और जब तरह तरह के इंसेक्ट डेवलप होंगे तो वो लोग प्लांट्स में पॉलिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो प्लांट को उससे भी फायदा होगा और प्लांट भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते चले जाएंगे। इस तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लांट्स की भी बढ़ती चली जाएगी, इंसेक्ट की भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए एक दूसरे की सहायता मिलने के कारण से स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लांट की भी और एनिमल की भी बढ़ती चली जाती है। तो इसका फायदा ये है कि इससे कई प्रकार के इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमको मिलने लगते हैं, सिर्फ मानव को नहीं धरती को भी मिलने लगते हैं। मानव तो खैर जंगलों से हजारों प्रकार के चीज़ें निकालता है, हजारों प्रकार के बेनिफिट्स लेता है, लेकिन न सिर्फ मानव को बल्कि एनिमल्स को, दूसरे प्लांट्स को भी इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होने से। जैसे कि देखिए हमारा देश जो है भारत हमेशा से, अब तो पिछले जब अंग्रेज आए थे 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, तब से एलोपैथी सिस्टम डेवलप हुआ, यहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन हुआ। नहीं तो उससे पहले हमारे यहाँ आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अब जो है कुछ बाबाओं ने आयुर्वेद को फिर से हमारे यहाँ लॉन्च किया, फिर से उसको पॉपुलर बनाया है। तो लोगों को अब समझ में आया कि आयुर्वेद इज़ फार बेटर देन द एलोपैथी बिकॉज देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। तो पहले जो थे हमारे यहाँ आयुर्वेद से हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता था। चरक संहिता में एक चीज़ लिखा है कि हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका आयुर्वेद के द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कैंसर का भी इलाज वो कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि आयुर्वेद थोड़ा धीमे असर करता है, अंग्रेजी दवाई बहुत जल्दी असर करता है। मान लो आपको पेट दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, तो आपने पैरासीटामोल खा लिया, बुखार उतर गया। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवाई में जाते हैं तो शायद वो 2-3 दिन 4 दिन लगा देगा आपके बुखार को उतारने में, लेकिन एक बार उतार दिया तो फिर वो दोबारा नहीं चढ़ने देगा। जबकि एलोपैथी क्या करता है,
वो एक बार उतार देगा तो दोबारा भी चढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन लोग जल्दी रिलीफ करना चाहते हैं, आज लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो खटिया में पड़े रहें, इसलिए एलोपैथी दवाई ज़्यादा प्रचलन में आ गई। तो हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्यों प्रचलन में आई? क्योंकि हमारे देश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, इसलिए वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ। जबकि अंग्रेजों के पास ये नहीं थी, अंग्रेजों के पास रिच डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं है, तो वो केमिकल के द्वारा बनाने लग गए दवाइयों को, और वो एलोपैथी दवाई के रूप में डेवलप हुआ, ऐसा है। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? क्या ज़्यादा स्पीसीज होने से इकोसिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव ए डेफिनेटिव आंसर। इसका एक निश्चित आंसर नहीं है कि ज़्यादा स्पीसीज होने से इकोलॉजी को ज़्यादा फायदा होगा, इकोसिस्टम को, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ऐसा इकोलॉजिस्ट मानते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। ये बात जरूर देखा गया है कि जिस कम्युनिटी में, कम्युनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट्स मिलकर किसी एरिया की कम्युनिटी बनाते हैं। तो किसी कम्युनिटी में अगर एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा प्रकार के प्लांट, ज़्यादा प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उससे कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन जल्दी नष्ट नहीं होती। बल्कि जो जिनमें कम होते हैं स्पीसीज, 2-4 ही संख्या में प्लांट होते हैं, 2-4 संख्या में एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसके नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। क्योंकि मान लो किसी एक स्पीसीज के प्लांट में कोई बीमारी हुई और वही स्पीसीज वहाँ पर ज़्यादा है एकमात्र, तो वो प्लांट नष्ट होती है, वो कम्युनिटी नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उस कम्युनिटी में कई प्रकार के प्लांट बराबर संख्या में हैं और किसी एक प्लांट में बीमारी हुई, मर भी गए, तो दूसरे प्लांट तो हैं वहाँ पर। वैसे एनिमल के साथ भी बात होती है, एक से ज़्यादा रहे तो यही बात एनिमल के साथ भी होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी क्या है? जैसा मैंने बताया कि कोई आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसके कारण से कम्युनिटी नष्ट होने के कगार पे आ गई, तो ये ज़्यादा टिकाऊ है या कम टिकाऊ है, स्टेबल है कि नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनली डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैन मेड। तो वही है कि वो नेचुरल या मानव के द्वारा जो डिस्टर्बेंस किया जाता है उसके प्रति या तो प्रतिरोधी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, या फिर वो फ्लेक्सिबल रहे, कि मतलब चेंज हो सके, अपने आप को चेंज कर सके और फिर से डेवलप कर सके, ऐसा। एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशंस बाय एलियन स्पीसीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एलियन स्पीसीज का मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं। एलियन स्पीसीज यहां पर मतलब होता है दूसरे एरिया के स्पीसीज। क्योंकि अगर दूसरे एरिया के कोई प्लांट या एनिमल उस एरिया में आ जाते हैं, तो चूंकि उसके प्रीडेटर वहां पर नहीं होते, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते, तो अबाध तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल स्पीसीज हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं। क्योंकि लोकल स्पीसीज को अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन भी करना है और उससे भी कंपटीशन करना है, तो बेचारे ऊपर डबल लोड हो जाता है, तो वो मर जाते हैं और वो एलियन स्पीसीज वहाँ पर ग्रो कर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए कि एलियन स्पीसीज को ग्रो ना करने दें। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answer। ठीक है, तो हालांकि हम ये नहीं जानते हैं कि भाई ऐसे गुण किसी कम्युनिटी में कैसे आते हैं, लेकिन डेविड टिलमांस ने कुछ बहुत एक्सपेरिमेंट किए बाहर में जाके, जंगलों में जा करके बहुत लंबे समय तक। तो इन्होंने क्या पाया, देखिए। टिलमान फाउंड दैट plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass। तो इन्होंने वही पाया कि ज़्यादा स्पीसीज वाले जो एरिया हैं उनका बायोमास जो है बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो स्टेबल रहता है ईयर टू ईयर और वो बना हुआ रहता है। He also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity। और ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी रहती है तो वहाँ की स्पीसीज, वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे के हेल्प से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। अभी मैंने इंसेक्ट का एग्जांपल आपको दिया है। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of ecosystem,
we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for a very survival of the human race on this planet. हालांकि हम बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानते हैं कि ज़्यादा स्पीसीज होने से इकोसिस्टम कैसे ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इकोसिस्टम के हेल्दी रहने के लिए और ह्यूमन के इस धरती में रहने के लिए ज़्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है. जैसे जैसे डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी, रिचनेस कम होती चली जाएगी, ह्यूमन रेस के लिए धरती पर रहना मुश्किल होता चला जाएगा. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क does it really matter to us if a few species become extinct? अब देखिए, अगर हम स्पीसीज को विलुप्त कर रहे हैं, हमने जंगलों को काटा, स्पीसीज विलुप्त कर रहे हैं. अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या किसी कुछ स्पीसीज के विलुप्त हो जाने से हमको कोई फर्क पड़ेगा. मान लो कोई इंसेक्ट विलुप्त हो गए, कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनसे हमको क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन है उनमें से मान लो एक ट्री फ्रॉग जो है वो विलुप्त हो जाता है, तो क्या इससे वहां के इकोसिस्टम में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा. हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 50,000 स्पीसीज ऑफ ants ऑन द अर्थ. जैसे हमने कहा कि पूरी धरती में 20,000 प्रकार की चींटियां खोजी गई हैं, उनमें से अगर 5,000 चींटियां नष्ट हो जाएं, केवल 15,000 प्रकार की चींटियां धरती पर रह जाएं, तो क्या हमको इससे कोई फर्क पड़ेगा. अब क्या फर्क पड़ेगा देखिए. देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एनालॉजी, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिख. देखिए, ये पॉल एहरलिख ने एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया. अब ये क्या चीज है इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे क्या है. देखिए, पहले तो रिवेट क्या है आप समझिए. रिवेट जो है एक कील होता है, कील, नेल, जैसे हम दीवार में कील ठोकते हैं ना, वो ऐसा कील होता है. उस कील को क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम दो सरफेस को जोड़ना चाहते हैं. ठीक है, सपोज कि ये दो चीजें हैं, इनको परमानेंट हम जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें हम रिवेट लगाते हैं. रिवेट क्या करते हैं, ऐसे रिवेट को घुसा देते हैं और इधर से ठोक के उसको फैला देते हैं और चिपका देते हैं. तो रिवेट जो है ऐसे घुसाए, इधर से ठोक दिए, इधर से ठोक दिए, तो ये ऐसे चपटा होकर के चिपट करके ऐसे इसको बढ़िया से ऐसे पकड़ लेता है. इसे रिवेट कहते हैं. ठीक है, कई जगह इसको रिपीट खीला कहते हैं. रिपीट खीला के नाम से भी इसको लोग जानते हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको कैसे यूज करते हैं ना. ये रिवेट एक कील है जो ठोक करके पीट करके किसी सरफेस को जोड़ने काम आता है. अब ये एक प्लेन है, मान लो एक हवाई जहाज है, उसका एग्जाम्पल लिया है. हवाई जहाज जो बनाते हैं, बहुत बड़ा हवाई जहाज है, प्लेन है, उसमें अलग अलग पूरे पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को पूरे जोड़ने के लिए लाखों ऐसे रिवेट कील को यूज किए रहते हैं. ठोक ठोक के पूरे बॉडी को जोड़े रहते हैं, बहुत सारे रिवेट ठुके हुए रहते हैं. ठीक है, लाखों की संख्या में. तो वैसे ही इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं वो एक एक रिवेट का काम करते हैं. ठीक है, एक कील का काम कर रहे हैं. जैसे हवाई जहाज लाखों रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, वैसे इकोसिस्टम लाखों स्पीसीज के द्वारा जुड़ा हुआ है. ठीक, अब मान लो कि जो उसमें यात्रा कर रहे हैं लोग हवाई जहाज में, वो लोग रिवेट को निकालने लग जाए. ठीक है, तो लाखों रिवेट हैं, 2-4 रिवेट निकाल लिए, नहीं पता चलेगा. वैसे 2-4 स्पीसीज निकाल दिए इकोसिस्टम से, नहीं पता चलेगा. लेकिन मान लो धीरे 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 ये सिलसिला चलते रहे और हवाई जहाज की बॉडी से वो रिवेट निकलते रहे. ठीक, तो क्या होगा, एक समय में वो पूरी प्लेन जो है वो कमजोर होती चली जाएगी और एक समय में क्रश कर जाएगी. ठीक, तो ये तो जनरल स्पीसीज की बात है. अब मान लो हम कुछ रिवेट को लेते हैं जो उनके पंखों को जोड़ा हुआ है, जो विंग्स होते हैं ना, ऐसे विंग्स, उनको जोड़े हुए हैं और उसमें लगा हुआ मोटर जो रहता है उसका इंजन, उसको जोड़ा हुआ है. उनकी संख्या कुछ हजार में रहती है. वो रिवेट जो है कुछ हजार की संख्या में रहते हैं. अब मान लो आप उनको निकालना शुरू कर दिए, तो उसकी एक एक कील के निकल जाने से ये प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा प्लेन में और वो कुछ कीलों के निकल जाने से ही क्रैश कर जाएगा.
ये बात आती है इकोसिस्टम में की स्पीसीज पे। की स्पीसीज क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इकोसिस्टम के लिए, उस एरिया के लिए, उस जंगल के लिए की स्पीसीज का काम करते हैं। भले ही वो संख्या में कम होते हैं, लेकिन उस जंगल को चलाने में, उस इकोसिस्टम को चलाने में वो बड़े रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पेड़ होता है जिसका नाम है फिग, अंजीर, नाम सुने होंगे, फिग, फाइकस कैरिका उसका नाम है। ये प्लांट जो है फिग, ये कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जंगल में से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये की स्पीसीज है। इसका क्या मतलब है कि जब पूरे जंगल में बाकी जो पौधे हैं उनमें फ्रूट्स नहीं फले रहते हैं, उस समय फलता है फिग। और उस समय फला हुआ फिग जो है वहाँ के जानवरों को, जो फ्रूगीवोरस हैं, मंकी वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, उनको वो खाना अवेलेबल कराते हैं, फ्रूट अवेलेबल कराते हैं फिग। तो आप सोचिए कि अगर वो कुछ ही प्लांट्स हैं पूरे जंगल में, कुछ मतलब जहाँ पर जंगल में समझ लो लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे हैं, वहाँ पर कुछ हजार या कुछ सैकड़ों की संख्या में पौधे हैं फिग के, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि वहाँ के ज़्यादातर जो फ्रूगीवोरस एनिमल्स हैं उनको वो फ्रूट अवेलेबल करा रहे हैं उस समय जब कोई दूसरा प्लांट अवेलेबल नहीं करा था। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। जैसे कि मरुस्थल में आपको मैंने एक नाम बताया था, कंगारू रैट। कंगारू रैट होता है एक मरुस्थल में, ये कभी पानी नहीं पीता। ये मरुस्थल के लिए कीस्टोन स्पीसीज का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब जंगल में, मतलब देखिए डेजर्ट में ज़्यादा कुछ तो पेड़ होते नहीं हैं, लेकिन जो होते हैं उनके जो बीज हैं उनको ले जाके ये ज़मीन में घुसा देता है खाने के लिए, और भूल जाता है कहाँ पर घुसाया है। बाद में कभी कभी बारिश वारिश होता है तो वो जो है डेजर्ट में ही नहीं बल्कि बाकी एरिया में भी ये काम होता है, तो जो बीज हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और वहाँ पर पेड़ बन जाते हैं। तो इस टाइप की कीस्टोन स्पीसीज है। तो जंगलों में, बायोडाइवर्सिटी में अगर कीस्टोन स्पीसीज नष्ट होने लग जाएं तो उनका परिणाम वही होगा जो हवाई जहाज में जो विंग्स हैं और जो मोटर है, इंजन है, उसको जोड़ने वाले रिवेट को आप निकालने लग जाएं तो उनका जो प्रभाव जल्दी से जल्दी पड़ेगा, वैसा प्रभाव कीस्टोन स्पीसीज के नष्ट हो जाने से पड़ेगा। तो वही है कि इकोसिस्टम में एक एक स्पीसीज का जो इंपॉर्टेंस है वो एरोप्लेन में एक एक वो रिवेट के इंपॉर्टेंस जैसा है, जो उसके पूरे बॉडी को बांध के रखा है, उसको कस के रखा है। उसको आप निकालते जाओगे तो वो जो एरोप्लेन की बॉडी है धीरे धीरे कमजोर होकर एक समय में क्रश कर जाएगी। वैसे इकोसिस्टम भी एक समय में क्रश कर जाएगी, लेकिन कुछ स्पीसीज के निकल जाने से कम प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने हवाई जहाज में देखा। लेकिन अगर सिलसिला चलता रहा तो एक समय आएगा कि सारे रिवेट निकल जाएंगे, सारे स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे और आपकी एरोप्लेन धराशायी हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको समझते हैं क्या लिखा है। वही चीज लिखा है इसमें, In an aeroplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivet species. ठीक है, जैसे एरोप्लेन में रिवेट, वैसे ही इकोसिस्टम में स्पीसीज। If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safely, proper functioning of the ecosystem initially. ठीक है, but as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivet on the sheets or the window inside the plane. ठीक है, प्लेन के अंदर विंडो है, शीट है, उनमें से कोई रिवेट निकाल लोगे तो प्लेन उतना खतरे में नहीं आएगा, लेकिन जैसे विंग्स को जोड़ने वाले, मोटर को जोड़ने वाले रिवेट को निकालोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे इकोसिस्टम से कुछ स्पीसीज को निकाल लेने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कीस्टोन स्पीसीज को हटा दिया तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। इस सिस्टम को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि रिवेट पॉपर थ्योरी क्या चीज़ है ना। रिवेट आप समझिए, रिवेट मतलब कील है जो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। नट बोल्ट है, समझ लीजिए, नट बोल्ट को रिवेट कह रहे हैं। नट बोल्ट से कस देंगे और निकाल लेंगे, ऐसा वाला सिस्टम है। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी के लॉस से क्या फर्क पड़ता है, इसको अगर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा होते दिख रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आखिरी क्लास रहेगी वो हमारी, हम इसको ख़त्म भी कर देंगे उसमें, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़, है ना। तो वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं,
और फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं किए हैं तो। और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि मैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री में भी चालू करने वाला हूँ एनसीईआरटी पढ़ाना, हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग। तो 2 अलग अलग चैनल रहेंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप अगर हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पढ़िएगा। तो दोनों के चैनल मेरे बने हुए हैं, मैं बहुत जल्दी उसमें काम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।